गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो का सेशन रहेगा वो नॉर्सेट पार्ट 2 रहेगा। मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला दिख रहा होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन। क्या है क्वेश्चन? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो ओसीपी पिल्स रहती है, वो स्टार्ट कब करना है? पहला ऑप्शन आएगा 7 डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। सेकंड ऑप्शन आएगा फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तीसरा ऑप्शन आएगा 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। और चौथा ऑप्शन आएगा 3rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो विच इज द करेक्ट आंसर? पहले तो ओसीपी समझ लेते हैं। ओसीपी में होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ओसीपी में एस्ट्रोजन एंड सेकंड क्या आता है, प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स की पिल आती है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन की क्या आती है, पिल्स प्रेजेंट रहती है। अब स्टार्ट कब करेंगे? 5th डे ऑफ द एमसी साइकिल, यानी कि आफ्टर एमसी साइकिल जब स्टार्ट हो उसके कितने दिन में, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे हमें क्या स्टार्ट कर देना चाहिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो पहला क्वेश्चन पता चल गया। उससे भी क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें क्या कौन से हार्मोन प्रेजेंट रहेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और स्टार्ट कब करेंगे? 5th डे ऑफ द एमसी साइकिल। चलिए अब दूसरा, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज द रिकमेंडेड। पहला ऑप्शन, एनी टाइम ड्यूरिंग द साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड। ऑप्शन सी आएगा 3 to 5 days आफ्टर द पीरियड स्टार्ट। और ऑप्शन डी 14 days आफ्टर द पीरियड स्टार्ट। तो व्हाट यू मीन बाय द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन? यूजुअली हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किसके लिए करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। किसके लिए करते हैं आप सबको पता होगा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं। और आप स्टार्ट कब करेंगे? तो याद रखना 3 to 5 days। कितने दिन में आएगा? 3 to 5 days आफ्टर द पीरियड स्टार्ट। जब भी पीरियड स्टार्ट हो गए उसके कितने दिन के बाद करना पड़ेगा हमें? 3 से लेके 5 दिन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा। मैमोग्राफी, आपको पता होगा मैमोग्राफी क्यों कर रहे हैं, वो भी इसमें आ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राफी कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज द रिकमेंडेड। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, यानी कि 3 से लेके कितने दिन तक, 5 days आफ्टर द पीरियड स्टार्ट। तो पता चल गया दूसरा एमसीक्यू में। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, क्लिनिकल साइन ऑफ द डेथ। ये तो नाम से ही पता चलता है, क्लिनिकल साइन ऑफ द डेथ। डेथ का साइन पूछ रहे हैं, लेकिन कौन सा? क्लिनिकल। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा? स्लो रेस्पिरेशन। दूसरा क्या आएगा? स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। तीसरा क्या आएगा? वीक पल्स। या फिर ऑप्शन डी कौन सा आएगा? डायलेटेड प्यूपिल। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आपको सबको पता होगा क्या होगा, डायलेटेड प्यूपिल। इट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में याद रखना, क्लिनिकल साइन ऑफ द डेथ अगर आप एग्जाम में पूछा जाए तो विच इज द करेक्ट आंसर, डायलेटेड प्यूपिल इज द करेक्ट आंसर। चलो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन, क्या पूछा है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल में जाने के बाद कौन सी कॉमन साइट है जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है? तो पहला आएगा सर्जिकल साइट। दूसरा ऑप्शन यूरिनरी ट्रैक। तीसरा ऑप्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक। और चौथा ऑप्शन कौन सा आएगा? आइस। तो विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा आएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट। याद रखना स्टूडेंट, कौन सा आएगा? यूरिनरी ट्रैक। डिस्कस कर लेते हैं क्यों यूरिनरी। क्योंकि 85% इन्फेक्शन, कितने इन्फेक्शन बोल रहा हूं मैं? 85% इन्फेक्शन
are associated are associated with the use of indwelling catheter। कौन सा कैथेटर की बात हो रही है? indwelling catheter। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी इन्फेक्शन हो रहा है 85% वो किसकी वजह से हो रहा है? हम क्या यूज कर रहे हैं? इनवेलिंग कैथेटर। कैथेटर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट में इंसर्ट करना होता है ना। तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस कहाँ पे रहेंगे? ऑब्वियसली कौन से आएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द यूरिनरी ट्रैक्ट। इट्स अवर करेक्ट आंसर। चलिए हम इसे लॉक कर देते हैं। चलिए पता चला स्टूडेंट। तो चलिए आगे का एमसीक्यू के बारे में पढ़ते हैं। 5th नंबर का एमसीक्यू जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो थोड़ा पढ़ने लायक है। इसके बाद पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो पहले पढ़ लेते हैं। ए पेशेंट राइट्स द फॉलोइंग आउटकम्स फॉर ए पेशेंट हु इज ट्राइंग टू लूज वेट। एक ऐसा पेशेंट है जो क्या ट्राई कर रहा है? वेट अपना लॉस करने का ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट, द पेशेंट कैन एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द वेट लॉस एंड द इंक्रीज द एक्सरसाइज एंड द डिक्रीज द कैलोरिक इनटेक। पेशेंट को क्या करना था? वेट लॉस करना था। अब उसके बाद पेशेंट क्या बोलता है? मैंने वेट लॉस किया, लेकिन उस कैसे किया? एक्सरसाइज को इंक्रीज किया और कैलोरी को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, कैलोरी इंटेक को डिक्रीज कर दिया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द व्हाट टाइप ऑफ द आउटकम। ये आउटकम जो मिली है आपको, वो किस टाइप की आउटकम हम बोल सकते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या फिर फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज तो आएगा ही नहीं क्योंकि आउटकम के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्या डिस्कस करते हैं? चलो कॉग्निटिव के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉग्निटिव का मीनिंग क्या है। कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव का मीनिंग क्या? इंक्रीज इन पेशेंट नॉलेज, इंक्रीज इन पेशेंट्स क्या आएगा? नॉलेज। चलिए दूसरी बात करते हैं साइकोमोटर की। क्या आएगा? साइकोमोटर। साइकोमोटर का मीनिंग क्या रहेगा? अचीवमेंट ऑफ द न्यू स्किल। ये जो आउटकम रहेगा वो किसकी वजह से होएगा? अचीवमेंट रहेगा ऑफ द किसका? न्यू स्किल्स का। तीसरा वन इज द अफेक्टिव आएगा। तीसरा वन इज द अफेक्टिव। अफेक्टिव का मीनिंग क्या रहेगा? इट इज द चेंज इन पेशेंट वैल्यू, चेंज इन पेशेंट्स वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड। वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड। तो चलिए तीनों में से आपको सही आंसर कौन सा दिख रहा है? तो पहले पढ़ा लेता हूँ। आउटकम के बारे में पूछा है, तो पहली आउटकम क्या डिस्कस की हमने? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? जो भी पेशेंट का नॉलेज बढ़ जाए उसे क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। अब साइकोमोटर। साइकोमोटर का मीनिंग क्या? अगर कुछ स्किल हमने सिखाई तो वो अचीवमेंट कर देता है न्यू स्किल को, तो हमें क्या बोलते हैं? साइकोमोटर। अफेक्टिव का मीनिंग क्या? ऐसा कुछ लाइफ में उसे हो गया हो जिसकी वजह से उसका पेशेंट का वैल्यू, बिलीफ और एटीट्यूड सडनली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इन तीनों में से विच इज द करेक्ट आंसर? आप सोचिए, पेशेंट का क्या बोल रहा था? वेट लॉस करने के बारे में बोल रहा था। पेशेंट ने क्या पता चला उसे? इंक्रीज द एक्सरसाइज और डिक्रीज द कैलोरिक इनटेक के बारे में पता चला, और उसकी वजह से क्या होता है? वेट लॉस हो सकता है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? एक मिनट, हाँ, विच इज द करेक्ट आंसर? तो आपको पता है कॉग्निटिव के बारे में मैंने क्या बताया? इंक्रीज इनटू द पेशेंट नॉलेज। क्या बोल रहा है? इंक्रीज इनटू द क्या आएगा? पेशेंट नॉलेज। तो पता चला विच इज द करेक्ट आंसर? कॉग्निटिव इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? कॉग्निटिव इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि साइकोमोटर में तो क्या बोला था? जो भी हम न्यू स्किल है वो अचीव कर रहे हैं।
अफेक्टिव में क्या बोल रहा है, पेशेंट का वैल्यू, एटीट्यूड सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फिजिकल चेंजेस ऐसा कुछ तो आएगा ही नहीं है, मैंने पहले से बोल दिया था। चलिए स्टूडेंट अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर एमसीक्यू। तो चलिए बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं ये क्या बोलना चाहता है। ए नर्स केयर्स ऑफ द डाइंग पेशेंट के बारे में केयर कर रहा है पेशेंट, प्रोवाइडिंग द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, social and the spiritual care up to for the patient, their families, other loved one. This service is the known as the, फिर से पढ़ रहा हूँ। ये नर्स क्या कर रही है, केयर्स कर रही है किसकी, डाइंग पेशेंट की। कैसे करती है, फिजिकली, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल केयर फॉर किसके लिए, पेशेंट के लिए, फैमिलीज के लिए और अदर लव जो उससे प्यार करते हैं। और उस सर्विस का नाम बताइए। पहला क्या आएगा, रेस्पाइट केयर, दूसरा क्या आएगा, पैलिएटिव केयर, तीसरा क्या आएगा, हॉस्पाइस केयर, या फिर ऑप्शन डी कौन सा आएगा, एक्सटेंडेड केयर। तो पहले वन बाय वन हमें दो पहले के केयर समझ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कौन सी, रेस्पाइट केयर, और दूसरी क्या आएगी, पैलिएटिव केयर। तो चलिए पहले रेस्पाइट केयर के बारे में बात करता हूँ। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द रेस्पाइट केयर। ये दोनों सेम ही है, रेस्पाइट बोल लो या फिर पैलिएटिव, उसका मीनिंग मैं समझा लेता हूँ एक बार। तो पहले तो रेस्पाइट केयर के मीनिंग के बारे में बता चला। ये सारी केयर में पेशेंट क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस। अब लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस का मतलब का एग्जांपल ले लेता हूँ, पैरालिसिस। अगर किसी के घर में पैरालिसिस का पेशेंट है तो उसके साथ एक पर्सन तो पूरा दिन रहना पड़ेगा। लॉन्ग स्टैंडिंग बोल रहा हूं मैं, यानी कि जब तक वो है तब तक तो रहना ही पड़ेगा एज ए प्राइमरी केयर गिवर। किसके लिए, एज ए प्राइमरी केयर गिवर। वो कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो क्या है, प्राइमरी केयर गिवर। अब सोचिए पैरालिसिस का पेशेंट है, पूरा दिन उसको केयर करने के लिए एक बंदा चाहिए या बंदी चाहिए। प्राइमरी केयर गिवर एक रखा गया है, वो पूरे दिन उसके साथ रहता है। लेकिन आप ये तो सोचिए कब तक रहेगा, उससे प्राइमरी केयर गिवर को भी थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, थोड़े दिनों के लिए, 1 वीक या 2 वीक बोल दो या 3 वीक बोल दो, जो भी पेशेंट है उसे कहाँ भेज देते हैं हम, हॉस्पिटल भेज देते हैं। कहाँ पर, हॉस्पिटल, थोड़े दिन के लिए। जिसकी वजह से जो भी हमारी फैमिली है वो कहीं पिकनिक जाना है या फिर घर पे जाके रिलैक्स करना है तो वो कर सकते, क्योंकि एक के वजह से पूरी फैमिली कहीं बाहर भी नहीं जा सकती और रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता। तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं उसे, रेस्पाइट केयर। रेस्पाइट केयर का मीनिंग पता चल गया। उसे क्या बोलते हैं, फैमिली को रिलैक्स के लिए लेने के लिए हम क्या दे देंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में भेज सकते हैं या फिर घर पे भी ला सकते हैं। लेकिन घर में क्या चाहिए हमें, प्राइमरी केयर गिवर को रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भेज दो या फिर कहाँ भेज दो, घर पर। हॉस्पिटल में कौन केयर करेगा, हमारी जो नर्स होती है वो केयर करेगी। तो रेस्पाइट केयर के बारे में पता चल गया। अब चलिए पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय द पैलिएटिव केयर, इट इज द टाइप ऑफ द केयर विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर कोई भी जात का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें फोकस क्या करेंगे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली डिस्ट्रेस, जो भी फिजिकली है मेंटली है उसको क्या करेंगे हम, क्वालिटी करेंगे, केयर देंगे, क्वालिटी ऑफ द केयर देंगे। क्या देंगे हम, क्वालिटी ऑफ केयर। उसमें भी यही मैंने बोला था, क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म जो डिसीज रहता है जब लंबे समय के लिए, तब हमें क्या करेंगे, पैलिएटिव केयर देंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल में है तो क्या देंगे, पैलिएटिव जो टीम होती है वो देगी। पैलिएटिव जो टीम रहती है ना वो केयर देगी। जस्ट लाइक डॉक्टर है, नर्स है, या फिर कोई भी। अगर होम पे है तो होम पे भी कोई हॉस्पिटल का जो स्टाफ आता रहता होगा, या फिर होम विजिट के दरमियान वो पूरा दिन वहीं रहेगा, तो वो क्या आएगा,
पैलिएटिव केयर, तो दोनों बारे में पता चल गया। ध्यान से समझना स्टूडेंट, रेस्पाइट केयर का मीनिंग क्या है? प्राइमरी केयर गिवर रहता है जो पूरे दिन उसके साथ रहता है। पैलिएटिव केयर में क्या रहेगा? पूरी हॉस्पिटल की टीम साथ में रहती है। तो दोनों के बारे में डिफरेंस पता चला। ये हम पैलिएटिव केयर घर पे भी दे सकते हैं या फिर क्या दे सकते हैं, हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते। अब कौन सी बात करते हैं? हॉस्पाइस केयर। आई थिंक हॉस्पाइस केयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो मैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे देता हूँ। अब हॉस्पाइस केयर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता ही होगा हॉस्पाइस केयर क्या है। हॉस्पाइस केयर दोनों पता चल गया, पैलिएटिव और क्या है क्या दूसरा, क्या था स्टूडेंट? पैलिएटिव केयर था और दूसरा हमने पढ़ लिया रेस्पाइट केयर। अब तीसरा कौन सा आएगा? हॉस्पाइस केयर। इट इज द टाइप ऑफ द केयर दैट इम्प्लांट ऑन द डाइंग पेशेंट और क्रॉनिक पेशेंट। कौन से पेशेंट पर हम अप्लाई करेंगे? डाइंग या फिर कौन सा आएगा? क्रॉनिक पेशेंट, जो एंड स्टेज ऑफ द लाइफ के होते हैं वो पेशेंट के लिए। in which providing the emotional support to the dying patient and their family। इसमें क्या करेंगे? इमोशनल, फिजिकल या फिर स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं। इमोशनल, फिजिकल या फिर स्पिरिचुअल सपोर्ट देंगे। किसको देंगे? डाइंग पेशेंट को और उसकी फैमिली को। तो पता चल गया हॉस्पिस केयर में क्या देना है? ओनली सपोर्ट देना है डाइंग और क्रॉनिक पेशेंट को। रेस्पाइट केयर में क्या करेंगे? प्राइमरी केयर गिवर रहेगा, उसके साथ डिपेंड करेगा। अगर फैमिली को रिलैक्स होने की जरूरत पड़ी तो वो उस पेशेंट को कहाँ भेज देंगे? हॉस्पिटल। लास्ट वन हमने पढ़ा था, कौन सा था हमारा? पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर के बारे में वही था हमने जो मैंने रेस्पाइट केयर के बारे में बताया था वही। पैलिएटिव में क्या था? एक पैलिएटिव टीम आ जाती है, वो क्या कर पे घर पे या फिर कहाँ पर? हॉस्पिटल में उसे केयर देंगे। तो आई होप पता चल गया होगा। अब उस एमसीक्यू का आंसर करेक्ट कौन सा रहेगा वो देख लेते हैं। ये देख लीजिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर? पहला ऑप्शन क्या था? रेस्पाइट केयर। पहले तो ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन में क्या था? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल केयर के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब पेशेंट और फैमिली अदर लव्स वन। तो रेस्पाइट केयर के बारे में तो ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं, पैलिएटिव भी नहीं आ सकता, लेकिन कौन सा आएगा? हॉस्पाइस केयर। क्योंकि हॉस्पाइस केयर में मैंने क्या बोला था? इमोशनल केयर, उसके बाद फिजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअल। तो वो सारी चीजें किस में आएगी? ओनली एंड ओनली हॉस्पाइस केयर। एक्सटर्नल केयर जैसा कुछ होता ही नहीं है। चलिए स्टूडेंट आगे का एमसीक्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन, which of the following anti-tubercular drugs has the side effect of the पेरिफेरल न्यूरेट्राइटिस? किसके बारे में बोल रहा है? उसमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा? पेरिफेरल न्यूराइटिस रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल या फिर सूत्र दे देता हूं जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो इसका क्वेश्चन की। IPHN याद रखना स्टूडेंट। क्या याद रखना है स्टूडेंट? IPHN यानी कि क्या? इंडियन पब्लिक हेल्थ नर्स। इंडियन पब्लिक हेल्थ नर्स। तो चलिए उसका मीनिंग समझा लेता हूँ। आई का मीनिंग क्या रहेगा? आइसोनाइजर। उसके बाद पी आएगा, पी का मीनिंग क्या रहेगा? पेरिफेरल न्यूराइटिस रहेगा। उसके बाद एच, एच का मीनिंग क्या रहेगा? हेपेटोटॉक्सिक। हेपेटोटॉक्सिक। और एन का मीनिंग क्या रहेगा? न्यूरोटॉक्सिक। अब आपको एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछे, टेल मी द साइड इफेक्ट ऑफ द आइसोनाइजर टेबलेट, तो क्या आएगा? पेरिफेरल न्यूराइटिस, हिपोटॉक्सिक एंड द न्यूरोटॉक्सिक। तो ऑप्शन में आपको पता चल गया विच इज द करेक्ट आंसर। रिफामाइसिन नहीं आएगा, इथाम्ब्यूटल भी नहीं आएगा,
तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? आइसो नाइट्राइल इज द करेक्ट आंसर। पायरेजिनामाइड भी नहीं आएगा। ये सारी ड्रग कौन सी है? आपको पता चल गया कौन सी है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। चले आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये भी बहुत इजी है। द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ द यूरिन, क्या हो जाता है? इनवॉलेंट्री हो जाता है लॉस ऑफ द यूरिन थ्रू द इंटेक यूरेथ्रा एज अ रिजल्ट ऑफ द सडन इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। क्या होता है? सडन क्या हो जाता है? एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है? सडनली लॉस ऑफ द यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। इसे क्या बोलते हैं? पहला क्या आएगा? ओवरफ्लो। दूसरा क्या आएगा? स्ट्रेस। तीसरा क्या आएगा? रिफ्लेक्स। और चौथा कौन सा आएगा? अर्ज इनकंटिन्यूस। तो विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए समझा लेता हूँ एक बार। तो पहला क्या आएगा? स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस के बारे में बात कर लेता हूँ। स्ट्रेस इनकंटिन्यूस, तो ड्यू टू द इंक्रीज, ड्यू टू द इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज क्या हो जाता है? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अंडर द स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है। अब दूसरा क्या आएगा? अर्ज इनकंटिन्यूस। अर्ज इनकंटिन्यूस का मीनिंग क्या रहेगा? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखने को मिलेगा? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लेडर मसल। कौन से मसल की बात कर रहा हूं? ब्लेडर मसल। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा कौन से? ब्लेडर मसल का। लास्ट वन इज द ओवरफ्लो इनकंटिन्यूस। कौन सा आएगा? ओवरफ्लो इनकंटिन्यूस। और ओवरफ्लो किसके लिए होता है? ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा। ब्लॉकेज क्या देखने को मिलेगा? यूरेथ्रा। तो चलिए तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। स्ट्रेस इनकंटिन्यूस का मीनिंग क्या? ड्यू टू द इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अंडर द कौन से सिचुएशन में? स्ट्रेस की सिचुएशन। अर्ज का मीनिंग क्या रहेगा? इनवॉलेंट्री क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लेडर मसल। ब्लेडर मसल क्या क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। ओवरफ्लो का मीनिंग क्या रहेगा? ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द क्या रहेगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या होता है? ब्लॉकेज होने की संभावना की वजह से। विच इज द करेक्ट आंसर? पता चल गया होगा। स्ट्रेस इनकंटिन्यूस क्या आएगा? स्ट्रेस इनकंटिन्यूस। मैंने एमसीक्यू जो आंसर बोल रहा हूँ लेकिन उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट, तो प्लीज याद रखिएगा। चलिए भी स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जिसका आंसर आपको सीधे ही पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is the example of the hinge joint? शोल्डर जॉइंट, एटलस या फिर एक्सिस जॉइंट, रेडियोकार्पल जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। तो चलिए पढ़ा ही लेता हूँ एक बार कौन कौन से जॉइंट आएंगे। जो हमारा एल्बो जॉइंट रहेगा वो क्या आएगा? हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट आएगा? हिंज जॉइंट आएगा। चलिए दूसरा कौन सा आएगा? शोल्डर जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट आएगा वो क्या आएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आएगा। कौन सा आएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आएगा। एटलस और फिर एक्सिस जॉइंट, कौन सा आएगा? एटलस या फिर एक्सिस जॉइंट, वो क्या कौन सा जॉइंट आएगा? पिवोट जॉइंट आएगा। कौन सा आएगा? पिवोट जॉइंट। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। एल्बो जॉइंट कौन सा आएगा? हिंज जॉइंट। शोल्डर जॉइंट कौन सा आएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एटलस और एक्सिस कौन सा आएगा? पिवोट जॉइंट। तो ये देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द हिंज जॉइंट।
हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, तो आपको पता चल गया होगा हिंज जॉइंट का ऑप्शन क्या रहेगा, एल्बो जॉइंट। कौन सा आएगा, एल्बो जॉइंट। अगर आपको पूछा होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो कौन सा आएगा, शोल्डर। अगर आपको एग्जाम्पल में पूछा गया तो पिवट जॉइंट तो कौन सा आएगा, मेटलार्जल। तो पता चल गया। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने इजीली आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। Which of the following is the most common psychiatric disorder? मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डिप्रेशन या फिर ऑप्शन डी मैनिया। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द डिप्रेशन। तो याद रखना डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने नोटसेट सीरीज के 2 पार्ट्स पढ़ा लिए हैं। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, और ये दूसरा पार्ट है, दूसरा एमसीक्यू कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट में भी जरूर बोलिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे भी उसमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।